So today's topic of discussion will be a new state function gives free energy. So उसकी स्टार्टिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे. Gives free energy, which is denoted by G. It is a state function और मैथमेटिकली G is H minus Ts. आप जानते हैं कि H स्टेट फंक्शन है. टेम्परेचर इज अ स्टेट पैरामीटर. एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. Because all of them they are state dependent, none of them is path dependent. इसलिए G is a state function. कुछ किताबों में, जैसा कि मैंने कुछ बच्चों से डाउट्स उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने देखे, कई बार सवाल ऐसे पूछने लगा, विच ऑफ देम इज नॉट थर्मोडायनामिक फंक्शन. थर्मोडायनामिक फंक्शन मतलब स्टेट फंक्शन. हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, दे आर नॉट कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन को थर्मोडायनामिक फंक्शन भी कहते हैं. तो G is H minus Ts. H is a state function. Temperature is a state function. S is a state function. So basically all of them they correspond to a particular state. None of them is dependent on the path. That's why G is a state function. अगर कोई कह दे what is delta G? Delta G is delta of H minus Ts. और अगर हम यहां बात करें small change in free energy, let's say dG, I can write it as dH minus Ts, which I can write it as dH minus differentiation of Ts. मान लो मैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में G को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो दैट विल बी रिटन लाइक दिस. क्योंकि यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो दिस इज बेसिकली T इंटू ds प्लस S इंटू dt. सो दिस इज dH माइनस TdS माइनस S dt. दिस इज स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी. तो अगर टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी निकालना है, टोटल चेंज, तो आप आगे इंटीग्रेट कर सकते हो. मैक्सिमम टाइम्स हम अब थर्मोडायनामिक्स का वो रूप देखेंगे जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं. यानी कि केमिकल रिएक्शन में कैसे हम गिब्स फंक्शन का यूज करेंगे, उसमें आप ये देखोगे कि मैक्सिमम टाइम आपको जो प्रॉब्लम्स दी होंगी या जिन रिएक्शंस के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, मैक्सिमम टाइम्स उनके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट बता दिया जाएगा. तो हम जब इस फंक्शन को यूज करेंगे तो अपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे जिसमें आपको बताया होगा रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अगर ऐसा लिखा मिल गया, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा आपको, तो आप इस इक्वेशन में dt टर्म जीरो कर दोगे. आप बोल दोगे dg इज dH माइनस TdS. यानी कि इस इक्वेशन को मैं तब ऐसे लिख दूंगा डेल्टा H माइनस डेल्टा ऑफ TS एंड डेल्टा H माइनस T डेल्टा S प्लस S डेल्टा T, and at constant temperature condition this equation becomes delta H minus T delta S is delta G. मैक्सिमम टाइम हम इस कंडीशन को क्वेश्चंस के हिसाब से यूज करेंगे. यानी कि हमारे लिए G की डेफिनेशन तो यही रहेगी, पर ज्यादातर केसेस में डेल्टा G जब भी कभी आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आप उसे इस इक्वेशन में यूज करने वाले हो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो आपकी शीट में ज्यादातर. अब एक बार ये बताते हैं कि ये फंक्शन आया कैसे और इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी. आप सबसे पहले तो ये चीज मान के चलो कि सबसे बड़ा यूज डेल्टा जी को फाइंड करने का ये है कि हम किसी रिएक्शन की या किसी प्रोसेस की
स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, वेदर दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. This is basically main use of finding the value of delta G. Delta G term is used to predict spontaneity of a reaction. Delta G is used to predict spontaneity of a process. Whether a process will take place at a given temperature or not can be predicted by calculating delta G for the system. हम बच्चों ने ये पढ़ा कि भाई a process is said to be spontaneous if delta S universe is either greater than or equal to 0. आप अभी तक ये पढ़ चुके हो सेकंड लॉ के हिसाब से. और यदि डेल्टा एस यूनिवर्स की मैं बात करूं तो दिस यू कैन राइट इट एज डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग. राइट, यूनिवर्स के लिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी कैन बी रिटन एज सम ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब मान लीजिए, सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ if a process is taking place reversibly at constant temperature. Suppose as an example, अगर मैं ये कहूं कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबली हो रही है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. मान लेता हूं कि ये सिस्टम ने सराउंडिंग को कुछ हीट लूज की या कुछ हीट गेन की, कुछ भी हो सकता है. सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्यों हीट एक्सचेंज हुई, और ऐसा करते वक्त जब सिस्टम ने अपनी हीट सराउंडिंग को लूज की, लेट अस सपोज सिस्टम की स्टेट ए स्टेट से बी स्टेट में सिस्टम चला गया, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज. लेकिन मैंने पाथ कौन सा चूज किया, रिवर्सिबल. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ये कहे अगर इरिवर्सिबल पाथ हो तो, जैसा कि हमने कहा है कि भाई जी स्टेट फंक्शन है, तो अगर कोई प्रोसेस सिस्टम के लिए ए से बी स्टेट में इरिवर्सिबली हुई तो डेल्टा जी जो ए से बी रिवर्सिबल के लिए होगा वही ए से बी इरिवर्सिबल के लिए होगा. नथिंग न्यू, जैसा कि आप डेल्टा एस के टाइम करते आए हैं. यदि कोई ये कह दे कि सिस्टम की स्टेट ए से बी में रिवर्सिबली हमने चेंज करवाई और इस पाथ के लिए डेल्टा जी निकालो, तो यदि सिस्टम सेम स्टेट से सेम स्टेट तक इरिवर्सिबली भी गया होता तब भी हम कहते कि भाई ए से बी तक जा रहा है अगर सिस्टम इरिवर्सिबली, तो डेल्टा जी वही आता जो रिवर्सिबल वाले पाथ से आता, क्योंकि जी की कैलकुलेशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आप सिस्टम को ए से बी किस प्रकार से लेके जा रहे. तो मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी कि सपोज करो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ कुछ हीट एक्सचेंज हुई, और अगर सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ हीट एक्सचेंज हुई तो लेट अस सपोज जो हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हुआ अपने स्टेट बदलते हुए, तो वो क्यू रिवर्सिबल अमाउंट था. लेट्स से दिस क्यू इज क्यू रिवर्सिबल. और मान लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T है और सिस्टम का टेम्परेचर T प्लस dt, क्योंकि हीट का ट्रांसफर
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होता है, तो सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा ज्यादा है। तो आप ये जानते हो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबली हो रही है तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विच इज dt, दिस डिफरेंस विल बी टेंडिंग टू 0। इसका मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर T है तो सिस्टम का टेम्परेचर कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, मामूली सा। तो ऐसे केस में मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा एस सराउंडिंग की कैलकुलेशन करते वक्त जो हमने आपको पिछली क्लास में सिखाया भी है कि क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होगा। और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, तो हम T को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/T dq रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग विच इज Q रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग डिवाइड बाय T। और पिछली क्लास में आपने ये भी सीखा था कि यदि किसी प्रोसेस में सराउंडिंग के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसको आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो -Q फॉर द सिस्टम। Q फॉर द सिस्टम। मैंने रिवर्सिबल का टैग क्यों लगाया? क्योंकि प्रोसेस सच में रिवर्सिबली करवाई जा रही है। तो सिस्टम ने क्यों रिवर्सिबल हीट लूज की सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग ने जितनी हीट सिस्टम ने लूज की उतनी ही तो गेन की। तो सराउंडिंग ने यदि क्यों अमाउंट हीट एब्जॉर्ब किया तो सिस्टम के लिए वही हीट माइनस में है, यानी कि सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब की, सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये सराउंडिंग के लिए जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, जो कि सिस्टम के लिए नेगेटिव नंबर है। और ये इट इज नथिंग न्यू, ऐसा तो हम करते आए हर बार। अब आपको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे लेके जा रहा हूं। जितनी भी रिएक्शंस केमिस्ट्री में लैब के अंदर होती है, उन सब रिएक्शंस में ज्यादातर प्रेशर कांस्टेंट रहता है सिस्टम का। फॉर एग्जांपल, आपने एक बीकर लिया, उसमें एसिड और बेस मिक्स कर दिए और सॉल्ट बन गया। तो जब आपने एसिड बेस मिक्स किया, सॉल्ट बन गया, तो उस वक्त हुआ क्या? बीकर में तो ओपन था, और बीकर अगर ओपन था तो वहां प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर ही है, प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं डेली लाइफ की रिएक्शन की बात करूं, तो अगर हम लैब के अंदर कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर एक केमिकल डालते हैं, फिर दूसरा केमिकल डालते हैं, उनको मिक्स करते हैं, कुछ हीट करते हैं, सारी ओपन कंडीशन में हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हो रही है, तो सिस्टम का प्रेशर तो चेंज ही नहीं हो रहा। अगर हम डेली लाइफ में ही बात करें, सपोज आपने देखा कि आयरन कहीं पे लकड़ी के टुकड़े जमीन पे गिरे, उनको जंग लग रहा है, तो वो रिएक्शन भी तो ओपन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हो रही है। आयरन इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, उसमें आयरन का प्रेशर यानी कि सिस्टम के लिए प्रेशर तो सराउंडिंग के साथ हमेशा मैच हो रहा है, मतलब उसके लिए सिस्टम के लिए प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। अगर बर्फ पिघल गई हाथ में पड़े पड़े, तो इस प्रोसेस में भी प्रेशर तो कहीं चेंज नहीं हुआ सिस्टम का। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मैक्सिमम रिएक्शंस जो हमारी सराउंडिंग में हो रहे हैं और नेचुरली हो रहे हैं, वो सब ऐसे हैं जिनमें प्रेशर सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि आप ये भी देखते हो, फॉर एग्जांपल कहीं लिक्विड, हमने सपोज करो पेट्रोल जमीन पे फेंका, पेट्रोल का इवेपोरेशन हो गया, पेट्रोल लिक्विड से गैस बन गया। तो बेसिकली को देखा जाए तो पेट्रोल तो एयर के कॉन्टेक्स्ट में था, यहां तो प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आए। सो बेसिकली ओपन, जब तक चीजें ओपन सिस्टम में हो रही है, तब तक आप देखोगे कि मैक्सिमम रिएक्शन हमारी सराउंडिंग में जो हो रही है वो सब कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे हो रहे हैं। उन पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए जो हमारे आसपास दुनिया में अपने आप चल रहे हैं और खासकर केमिकल वर्ल्ड में चल रहे हैं, दोज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। इसलिए मैं यहां पर एक कंडीशन और लगा रहा हूं, किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर हमारी आसपास की दुनिया में ज्यादातर जो रिएक्शन चल रही है वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे चल रही है,
तो उस वक्त ये जो हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में होगा उसके लिए एक टैग लग जाएगा कि दिस Q इज नथिंग बट QP। तो मैं यहां लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अराउंड अस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्राई पैन में पानी लिया, बॉयल करने रख दिया गैस के ऊपर। तो जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा, पानी जब बॉयल कर रहे हैं उस वक्त उसका प्रेशर कांस्टेंट है। सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर है। जब कभी फेज ट्रांजिशन आ गया, सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, तब भी प्रेशर कांस्टेंट है। सो मैक्सिमम रिएक्शन जो हमारे पास आसपास की दुनिया में हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे है। इसलिए हम ये कंडीशन लगा रहे कि मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो ज्यादातर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे होती है। तो Q फॉर द सिस्टम इज नथिंग बट इट इज QP which is nothing but delta H of the system। क्योंकि QP heat at constant pressure is change in enthalpy। तो मैं इस चीज को यहां अगर पुट कर दूं तो यू कैन राइट डेल्टा H सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा H फॉर सिस्टम अपॉन T। अब अगर हम यहां पे इसी फंक्शन में अगर कोई हमसे ये कहे कि डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, तो मैं अगर इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दूं, पुट दिस इन दिस इक्वेशन, तो आपको मिलेगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। And if I multiply with T on both sides, this becomes T delta S system minus delta H system is greater than equal to 0। और यदि मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस साइन से -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दूं T डेल्टा S सिस्टम प्लस S डेल्टा T, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन बोली है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ये 0 नंबर ही है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर ये 0 नंबर ही है तो मैंने 0 ऐड ही तो किया, 0 ऐड करने से कोई चेंज नहीं होने वाला। पर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा ऑफ टी इंटू एच सिस्टम लेस देन इक्वल टू 0। एंड इफ आई take delta common, it becomes H system minus T into S system less than equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, this number which depends on state of the system, this number was assigned a new name G, delta G for the system less than or equal to 0। यहां से इस फंक्शन का नाम G रखा गया, यानी कि गिब्स फंक्शन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम ये पहचान सके यदि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है, यानी कि कोई प्रोसेस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है या कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे है,
उस प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें अब सिर्फ डेल्टा एच सराउंडिंग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यदि हम उस प्रोसेस में डेल्टा एच सिस्टम का निकालें, डेल्टा एच सराउंड सिस्टम का निकालें, तो बिना डेल्टा एच सराउंडिंग कैलकुलेट किए हम ये बता सकते हैं कि क्या वो प्रोसेस सिस्टम के लिए स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। It was so intelligent and wise decision that was proposed by the Gibbs, साइंटिस्ट का नाम गिब्स, जिसने ये बोला कि अगर कभी कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, ऐसी प्रोसेसेस के लिए अगर आपको चेक करना हो कि क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो आप बिना डेल्टा एच सराउंडिंग को कैलकुलेट किए हुए सिर्फ सिस्टम के लिए डेल्टा एच चेक करो, सिस्टम के लिए डेल्टा एच चेक करो, और वहीं से आप बता सकते हो कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्योंकि कोई प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डेफिनेटली दो चीजों पे डिपेंड करती है, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम एंड व्हाट इज एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग। परंतु सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज करना कैलकुलेट बड़ा मुश्किल काम, देखना पड़ता है सिस्टम के लिए प्रोसेस रिवर्सिबल थी या इरिवर्सिबल थी, सराउंडिंग के लिए हमेशा ही रिवर्सिबल है। तो गिब्स ने बेसिकली एक आइडिया सोचा, क्यों ना कोई ऐसा फंक्शन तैयार किया जाए जिसमें किसी स्टूडेंट को यह समस्या ना आए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, ये प्रिडिक्ट किया जा सके बिना डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट किए। वैसे भी हम बच्चे जब थर्मोडायनामिक्स में, आप बच्चों ने पहला लेक्चर थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट किया था, तो पहली डेफिनेशन क्या सिखाई हुई थी, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो अगर कोई स्टूडेंट लैब में कोई रिएक्शन चला रहा है, उसने केमिकल टेस्ट ट्यूब में कुछ एक दो कंपाउंड डाले, वो तो सिस्टम को स्टडी करें या सराउंडिंग को स्टडी करें। तो क्यों ना कोई ऐसा फंक्शन ढूंढा जाए जिसमें सब कुछ सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना हो, और जब सिस्टम के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं सब कुछ, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें, सिस्टम के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस निकालें, उसी का सब कुछ कैलकुलेट करके आप बता दो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। फालतू का लफड़ा ही नहीं जाना पड़ेगा सॉल्व करने का, डेल्टा सराउंडिंग को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये चीज वैलिड किसके लिए, दिस इज वैलिड व्हेन प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। और मैक्सिमम टाइम हमारी जो लैब के अंदर रिएक्शन चलती है, वो सारे रिएक्शन लैब के ऊपर, लैब में जो चल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं जो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे चलते हैं। तो गिब्स ने बेसिकली इस फंक्शन का इंट्रोडक्शन ज्यादातर केमिस्ट्री वाले लोगों के लिए दिया, उनका यूटिलाइजेशन केमिस्ट्री पीपल के लिए था। कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, जैसे आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं उनका कोरोजन होता है, पड़े पड़े मेटल्स अपने आप एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है। आप खुद सोचो, कोई मेटल एयर में पड़े पड़े ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गई, तो क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी? तभी तो हुआ ना। तो क्यों ना हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैं आपके सामने लिखूं और बोलूं कि, मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये लो यार एक रिएक्शन लिख रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस CO2, और बताओ क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, कोई डाटा तो दो, ये तो बताओ सिस्टम ने कितनी हीट लूज की, सराउंडिंग ने कितनी हीट गेन की, कुछ तो डाटा बताओ जिससे हम देखें डेल्टा सिस्टम कितना है, डेल्टा सराउंडिंग कितना है। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ डाटा नहीं दे रहा, बस ये आपकी रिएक्शन है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रही, ये सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, इसी को देख के बताओ कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो गिब्स का फंक्शन तो लाजवाब फंक्शन था, जो ये कह रहे हैं आप एक रिएक्शन लिख दो, बस इतना बता दो कि ये रिएक्शन आपने किस टेम्परेचर पे कराई, बाकी हम अपने आप बता देंगे। हम सिस्टम का डेल्टा एच देखेंगे, सिस्टम का डेल्टा एस देखेंगे, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बदौलत हम बता सकते हैं, हमें सराउंडिंग के लिए कुछ काउंट करना ही नहीं पड़ेगा। Whether a reaction at some temperature is spontaneous or not, that we can predict without counting delta S for surrounding. That was the beauty of introduction of this Gibbs function in the
फील्ड ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो यहां पर अब ये क्या सिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज क्या दे रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर मैं इस इक्वेशन में आपका ध्यान दिलवाऊं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, हमने स्टार्ट यहां से किया, जब यूनिवर्स की एंट्रोपी उस प्रोसेस में बढ़ती है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां पे कोई बात करूं, सपोज मैंने एक्स एक्सिस पे कोई भी वेरिएबल ले लिया, रिएक्शन प्रोग्रेस, और मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि आपने थर्ड लॉ में ये चीज सीख ली थी पिछली क्लास में कि किसी भी सब्सटेंस को जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं उसमें एंट्रोपी बढ़ती जाती है, तो ये एंट्रोपी का इंक्रीमेंट होता जाएगा। पर कभी ना कभी मैं ये एंट्रोपी किसकी प्लॉट कर रहा हूं, यूनिवर्स की। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल इंक्रीज, क्योंकि यूनिवर्स के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को बढ़ाता 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 फर्दर अपना चेंज जीरो कर लेगा, नो चेंज इन एंट्रोपी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद, जिस भी इंस्टेंट पे ये कंडीशन आ गई, जब यूनिवर्स ने अपनी एंट्रोपी बढ़ानी बंद कर दी, यानी कि उस वक्त यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी मैक्सिमम कर चुका है, एस इज मैक्सिमम। अब उसके बाद चेंज इन एस जीरो हो गया, यहां से यहां तक तो चेंज हो रहा था, और जब तक यूनिवर्स में एंट्रोपी का चेंज हो रहा था, और वो चेंज पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और यदि यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, और वो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव का मतलब यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ा रहा है, तो कभी ना कभी वो समय जरूर आएगा जिस समय यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ाता 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 मैक्सिमम कर ले। उस इंस्टेंट के बाद जब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा एस यूनिवर्स बन गया इक्वल टू जीरो। तो मैं कह दूंगा इस समय रिएक्शन या प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जाके यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप खुद बताइए, जब सिस्टम की एंट्रोपी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, उस वक्त यहां पे डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो है। और इक्वालिटी का साइन कब आता है? जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल प्रोसेस का हमने क्या मतलब समझा है कि जब सिस्टम के लिए ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस मिनिमम है। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस मिनिमम का मतलब जितना किसी रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है, उतने ही उस रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी है। और जब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी और बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी बराबर हो जाएगी, तो सिस्टम में रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड ले जाने की समर्था खत्म हो जाएगी। मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम आ गया। और ऐसा कब होगा? जब यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी मैक्सिमम करेगा उस प्रोसेस के दौरान। इस चीज को तो मैं खैर इस पॉइंट पे मैं और डिटेल में कुछ समझाना चाहता हूं, पर मैं अभी आपको 5-6 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं। इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मैं आपकी क्वेरीज होल्ड करूंगा। आई विल एंटरटेन योर क्वेरीज विद द होप कि आप बिल्कुल तरीके से समझोगे। बट डोंट इग्नोर दिस पार्ट। दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल जेईई मेंस एंड एडवांस। हर्षवर्धन, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हर्ष तुम JA1 के हो ना शायद? नो सर। हाँ यार, नहीं शायद मेरे को गलती से गलती लगी सर बहुत है। हाँ पूछो हर्ष, क्या सवाल है? सर यहाँ पे डेल्टा एच हाँ हर्ष, एंथैल्पी है ना?
यार तू कैसा सवाल पूछ रहा है? सर डेल्टा एस? डेल्टा एच। हाँ 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 हाँ, मुझे लगा डेल्टा एस, ये सुन के तो मुझे लगा मैं हड़बड़ा गया। डेल्टा एस एस, तो सर डेल्टा एंट्रोपी है। एच, गुड गुड। डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, बिल्कुल ठीक। मैं सर इन साइंस से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। ओके, एनी अदर डाउट यू हैव? नो सर, थैंक यू। ओके, आर्नव। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी सर गुड ये इवनिंग। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाला सर बता दीजिए सर, मेरा नेटवर्क लॉस्ट हो गया। अच्छा, क्योंकि अभी बाकी लोग भी ये पूछेंगे, इसको मैं दोबारा से बता दूंगा, पर सिर्फ स्पॉन्टेनियस का मीनिंग समझना है। सर जैसे ही आप मतलब ये बताना शुरू किए सर, वो लाइट चली गई थी, फिर लॉस्ट हो गया पूरा। तो वो तू एक बार रिकॉर्डिंग से देख लियो दोबारा से, इसी हार्डली 6-7 मिनट्स वाली रिकॉर्डिंग में सुन लियो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी बहुत सारे बच्चों के जब मैं डाउट्स लूंगा ना, तो उसमें तेरा वाला आंसर शायद अपने आप ही आ जाएगा। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, कीर्तन कुमार। सर ये वाले ग्राफ जरा रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं उस एक्चुअली ग्राफ वाले पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं उस पॉइंट पे दोबारा से स्टार्ट करूंगा। ग्राफ से पहले पहले में कुछ पूछना है? नो सर। ओके, आशय जैन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर ये जो आपने बताया डेल्टा जी, तो सर हाँ, ये इसका सिर्फ यही यूज होता है कि ये सिर्फ प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को बताता है या फिर और कुछ भी बताता है? एग्जैक्टली, बस ये स्पॉन्टेनिटी बताएगा। बस इतना ही बताएगा? ये बस इतना नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सर हमारे लिए तो ये जैसे, बड़ी टेंशन की प्रॉब्लम थी, सराउंडिंग की डेल्टा एस निकालना। तो हाँ ये तो डेल्टा है। एस सराउंडिंग का निकाले बिना भी हम सिस्टम के लिए एंट्रोपी मतलब स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं हम बता सकते हैं, जस्ट उसका डेल्टा जी बता के। और उसके लिए हमें बस दो चीजें पता होनी चाहिए, डेल्टा एच सिस्टम, टेम्परेचर। डेल्टा एस सिस्टम। हाँ हमें ये दो चीजें पता, हम सिस्टम के लिए कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं बता सकते हैं। हमें सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। पर कंडीशन है कि प्रोसेस शुड बी कैरिड टेम्परेचर आउट एट कांस्टेंट कांस्टेंट और, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस सर। ठीक है, ओके। सागर केएम। सर ये जो स्पॉन्टेनियस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो सके। इस वक्त हमारी सांसें चल रही है ना, अपने आप हो रही है ना, ये यस सर, स्पॉन्टेनियस है। यस सर। अगर कोई तुमसे ये पूछे सन अपने आप राइज होता है, अपने आप ढल जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है ना, इट इज स्पॉन्टेनियस। आयरन को हवा में पड़े पड़े जंग लग जाता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस। हम बूढ़े हो रहे हैं अपने आप, स्पॉन्टेनियस। ठीक है सर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जिसको स्टार्ट करने के लिए भी हमें एफर्ट ना लगाना पड़े, अपने आप हो, या फिर एक बार स्टार्ट कर दो फिर वो अपने आप चलता रहे। जैसे लकड़ी को एक बार आग लगा दो, एक बार उसने आग पकड़ ली, फिर वो पूरी बर्न अपने आप होती है, वो स्पॉन्टेनियस है। थैंक यू ठीक सर। है, ओके। भास्कर। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर ये हम जो इक्वेशन लिखे हैं सर, इनइक्वालिटी को चेंज किया, वहां से नहीं समझ में आ रहा है सर। ओके, यहां तक तो ठीक है ना? यस सर, उसके मतलब ये बिगनिंग से यहां बता पे दीजिए जाके सर। मुझे एक बात बताओ, इस स्टेप में कोई डाउट है? यहां से जब मैंने ये वैल्यू पुट की इसकी, नहीं सर, नहीं नहीं। ओके, तो फिर मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट फाइन। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये टर्म दूसरी तरफ ले जाऊं और ये टर्म भी दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये सारा नंबर 0 से छोटा हो जाएगा ना? अगर मैं इस यस टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊं और इस टर्म को भी दूसरी तरफ ले जाऊं, तो अब यहां 0 आ जाएगा ना लेफ्ट में, और राइट में ये टर्म चली गई, तो ये पूरा टर्म 0 से छोटा हो गया ना? पता चला ये स्टेप? नहीं पता चला? चलो सर ऐसे देखो। रिपीट प्लीज, हाँ, नेटवर्क।
मुझे एक बात बताओ, मैथ्स में अगर कोई ये कह दे 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मैं इस नंबर को जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये नंबर ऐसे लिख सकता हूं 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, क्योंकि 3y दूसरी तरफ ले गया मैं, या मैं यूं कह लूं 3y ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो 3y कैंसल, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। अब अगर कोई ये कह दे कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो -2x कर दूं तो साइन बदल जाएगा -3y। अब अगर मैं 2x नंबर दोनों तरफ ऐड कर दूं, साइन वही का वही रहेगा। तो मेरे लिए तो अगर कोई नंबर मैंने कुछ ऐड किया, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं मैथ्स में तो हम ये कॉमन स्टेप है, अगर मैं इस नंबर को दूसरी तरफ ले गया, इस नंबर को दूसरी तरफ ले गया, तो ये लेफ्ट साइड में तो 0 ही बचेगी यार। दैट्स द वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। यूं कह लो अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1 से मल्टीप्लाई करने से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर क्योंकि मैं माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। और अब इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं डेल्टा एक्स सिस्टम माइनस टी डेल्टा सिस्टम, और इसमें मैं एक टर्म ऐड कर दूं एफ डेल्टा टी विद द कंडीशन कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये नंबर तो 0 ही है, तो मैंने 0 ऐड कर दिया, देयर विल बी नो चेंज इन दिस। और इस नंबर को मैं लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ टी इंटू एस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी इज यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू। डेल्टा कॉमन निकाल दिया और ये नंबर मेरे लिए डिफाइन था जी, तो डेल्टा जी बन गया लेस देन और इक्वल टू 0। सो जी नंबर इज नथिंग बट h माइनस टी एस। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। इज दैट क्लियर? ओके, हर्ष शुक्ला, हर्ष शुक्ला, हर्ष शुक्ला, भाई साहब आप म्यूट नहीं हो पा रहे, अनम्यूट नहीं हो रहे। ओके, नयन, सर जैसे ही नयन? सर ये जो लिखा हुआ है कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो हम ये समझ लेंगे कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल ठीक। तो सर अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तब सर ये डेल्टा वो आप देखेंगे, उस पे मैं आ रहा हूं, उस पे मैं आ रहा हूं अभी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में आ रहा हूं, वही मेरा अगला टॉपिक है। आशय जैन, सर हो आशय जैन, गया मेरा तो, सर हो गया मेरा तो। ओके ओके। शिवम, गुड इवनिंग स्मॉल सर। एस एच, वेरी गुड इवनिंग शिवम। हाँ बोलो बेटा। सर आपने अभी जो बताया सिर्फ एक प्रूफ बताया और ये बताया कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे करेंगे तो डेल्टा जी से बस स्पॉन्टेनियस सिर्फ सिस्टम की हेल्प से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर इसके अलावा कुछ और कुछ जो मैं मिस कर रहा हूँ क्यों? दोबारा मेरा बोलो। नेटवर्क बंद हो गया था तो सर इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं वो ठीक सुना है, इतना ही समझाया मैंने कि अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो उसके लिए डेल्टा जी लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। सर कोई भी गहरा मतलब आपने नहीं बताया। क्या सर मतलब डीप मीनिंग सर, इसके हिडन मीनिंग कुछ ऐसा टाइप्स। अच्छा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहना चाह रहे हो? सर आपने ये जो आपने लिखा है वो एक प्रूफ है, तो इसका सर जैसे कोई भी चीज होती है उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर मैं जैसे पूछ रहा था कि कोई भी चीज होती है तो सर उसका सर जैसे सर आप हिंदी में समझ एग्जाम्पल के तौर पे सर कोई भी पोयम होती है तो उसका कहने का कुछ और मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, तो वैसे पूछ रहा हूँ। कोई पोयम होती है उसका क्या सर जो शब्द लिखे हैं उसका मतलब कुछ और होता है
और उसके पीछे कुछ संदेश होता है वैसा टाइप का सर, कि इससे कुछ और पॉइंट समझना तो चाहिए। यहाँ पे संदेश इस जितना भी मैंने यहाँ वर्णन किया उसका संदेश ये है कि कभी भी अगर कोई प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी हो ना, तो उस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी सिस्टम के लिए कैलकुलेट करो। अगर वो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे कि वो प्रोसेस दुनिया में हो सकती है। जी सर। यानी कि अगर कोई ये कह दे कि किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करो, तो हम कहेंगे अब हमें डेल्टा सराउंडिंग निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें आप सिस्टम का डेल्टा एच और सिस्टम के डेल्टा एस को कैलकुलेट करते हुए आप बता सकते हो कि वो प्रोसेस घटित होगी या नहीं होगी। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हर्ष शुक्ला, अभी भी कुछ डाउट है क्या? सर हाँ, तो मेरा नेटवर्क लॉस हो गया था सर। सर डेल्टा जी सर स्पॉन्टेनिटी का मेजरमेंट है? स्पॉन्टेनिटी का मेजरमेंट है, एग्जैक्टली। सर स्पॉन्टेनिटी का मेजरमेंट ना, हाँ यूनिट्स बिल्कुल आएंगी, अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखो यूनिट्स तो सर जूल में आएंगी ना, जूल में आएंगी, एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला सर। लेकिन स्पॉन्टेनिटी सर जूल से कैसे करें सर? जूल तो सर वर्क या एनर्जी होता है। ये देखो, ये भी एनर्जी, मैंने नाम ही क्या रखा, गिब्स फ्री एनर्जी। ये देखो, जब हमने ये बोला ना डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? यस सर। अब डेल्टा एच के जो यूनिट्स होते हैं, अगर मैं यहां देखूं, हमने ऐसे डिफाइन किया था ना, डेल्टा ई इंटू डेल्टा पीवी, दिस इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के यूनिट्स तो जूल्स होंगे। अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम के यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर, और अगर इसे 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी जूल बन गया। ये सर, ये तो ठीक है, लेकिन सर स्पॉन्टेनिटी तो सर कुछ इस तरीके का होता है कि वो यूनिट्स तो जूल है। स्पॉन्टेनिटी के यूनिट्स नहीं है, डेल्टा जी के यूनिट्स है। स्पॉन्टेनिटी इज द आउटकम ऑफ द डेल्टा जी। डेल्टा जी के साइन से हम बताएंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ओके सर, मैं अगर कोई स्पॉन्टेनिटी का कोई यूनिट है, स्पॉन्टेनिटी का यूनिट नहीं है, डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस है कि वो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। ओके तो डेल्टा जी के यूनिट्स यहाँ पर, क्योंकि अगर इस टर्म के यूनिट्स जूल्स हैं, और अगर हम डेल्टा एस की डेफिनेशन पे देखें तो डेल्टा एस भी तो क्यू बाय टी था। यस सर। और अगर मैं टी डेल्टा एस लिख दूं तो ये हीट ही बन गया ना, इसके यूनिट्स भी जूल्स ही हो गए। यस सर। तो जूल माइनस जूल वाली टर्म्स, तो यहाँ पर इसके यूनिट्स भी जूल्स ही होंगे, राइट? यस सर, यस। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। भास्कर, यस भास्कर। यस सर। वैसे सर, हाँ, पूछो क्या कह रहे हैं? ये डेरिवेशन के बाद मिला डेल्टा जी सिस्टम लेस देन और इक्वल टू 0, तो सर ऐसा भी केस हो सकता है कि डेल्टा जी सिस्टम कभी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी नहीं सर। अब मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये ग्राफ दोबारा से समझाऊंगा ना, उसका कनेक्शन मिल जाएगा। ओके सर। ओके, अब अगले 10 मिनट्स के लिए फिर से मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, उसमें आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब सपोज करो, सबसे पहले तो वापस मैं आपको लेके जा रहा हूं बहुत पुरानी क्लासेस में, जब हमने पहली बार ये डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई प्रोसेस थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल है और थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल है। हमने कहा था कि यदि किसी प्रोसेस के होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाए, यानी कि इतनी स्लोली प्रोसेस हो, सिस्टम हर समय सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो मैं आपको याद हो तो मैं पंजे की एग्जांपल देता कि सपोज मैं पंजा इधर लड़ाना चाह रहा हूं, मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अगर हाथ इधर जाएगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन सपोज कीजिए प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनना पॉसिबल है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना भी पॉसिबल है। और यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है
और प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है, तो मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में वापस लेके जा रहा हूं। तो मान लेते हैं कि मैं एक रिएक्शन में लेके जा रहा हूं, ए से बी भी बन सकता है और बी से ए भी बन सकता है। और अच्छे से समझना, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होपफुली समझा पाऊं आपको। अगर कोई प्रोसेस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता हो और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बन सकता हो, हम ऐसी प्रोसेस को कहते हैं केमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। अब जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें करते थे तो हम न्यूमेरिकल में ऐसे बोलते थे कि जीरो टाइम पे आपने बर्तन के अंदर इसके कुछ मोल्स डाले ए, और किसी टाइम टी पर जब इक्विलिब्रियम आ गया तो इसके कुछ मोल्स घट चुके थे और बी के कुछ मोल्स बन चुके थे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उस समय प्रोडक्ट के मोल्स चेंज नहीं हो रहे विद टाइम, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा नहीं पा रही। जब मैंने ये वर्ड बोला ना, रिएक्शन फॉरवर्ड में जा नहीं पा रही, मेरा ये कहने का मतलब है रिएक्टेंट से जैसे ही कुछ मोल घटेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तुरंत उसी रफ्तार के साथ, सेम स्पीड के साथ बी के कुछ मोल घटेंगे और ए बन जाएगा। इसलिए एक अपनी कंसंट्रेशन को ए माइनस एक्स से नीचे नहीं गिरा सकता और बी अपनी कंसंट्रेशन को एक्स से बढ़ा नहीं सकता। यानी कि ये वो हालत हो गई, अगर ए को बोलो ना बी बनाओ तो इस हाथ को इधर लेके जाना है, इधर। लेकिन पीछे बी को भी ए अगर बनना है तो बी की तरफ से भी ए के बनने में रेजिस्टेंस आ रही है। यानी कि बी ने उतना ही जोर ए के लिए, बी ने उतना ही जोर ए बनने के लिए लगाया जितना जोर ए ने बी बनने के लिए लगाया। मैं कहूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो सिस्टम की जो फोर्स लग रही है उसको अपोजिंग फोर्स बराबर टक्कर की मिल रही है, इसीलिए ना ये घट पा रहा है ना ये बढ़ पा रहा है। तब हमने इसको कुछ इस अंदाज में सुना था, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर होगी। पर स्पीड से थर्मोडायनामिक्स का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आपने फर्स्ट लेक्चर में ये सुना था थर्मोडायनामिक्स की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि ये नहीं बता पाती कि कोई रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी। वो ये तो बता सकती है कि कोई प्रोसेस हो सकता है, पर ये नहीं बता सकती उस प्रोसेस को होने में समय कितना लगेगा। इसलिए थर्मोडायनामिक्स की भाषा में हम इक्विलिब्रियम को ऐसे डिफाइन नहीं करते कि जिस इंस्टेंट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर होगी, क्योंकि स्पीड मापना थर्मोडायनामिक्स का जोन नहीं। अब थर्मोडायनामिक्स क्या बताती है? वो ये बताती है फॉरवर्ड जाने की कोशिश, स्पीड नहीं, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी और बैकवर्ड आने की टेंडेंसी। और टेंडेंसी को हम एक वर्ड से यूटिलाइज करते हैं केमिस्ट्री में, पोटेंशियल। सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल है फॉरवर्ड में जाने का और सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल है बैकवर्ड आने का। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सिस्टम, अगर मैंने ये मानूं कि ए मेरा सिस्टम है तो फिर बी मेरी सराउंडिंग है, तो ए ने जितनी कोशिश बी में जाने की, बी बनाने की की, उतनी ही कोशिश बी ने ए बनने की की। तो मैं कहूंगा सिस्टम के लिए ड्राइविंग फोर्स और सराउंडिंग की तरफ से लगने वाला अपोजिंग फोर्स बराबर का हो गया। यानी कि उस समय मैं बोलूंगा कि एक्सटर्नल फोर्स exerted by A on B to make the product, और जो फोर्स B ने A बनने में लगानी है, जिस टेंडेंसी के साथ, जिस कोशिश के साथ B की तरफ से A बनने की कोशिश है, इसको बोला ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना चाहती है, और वो फोर्स जो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना चाहती है, दैट इज अपोजिंग फोर्स। यदि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तब मैं कहूंगा कि मेरी ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम आने के समय पे थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल हो गई। रिवर्सिबल वो शुरू से थी, पर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था ना,
फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा थी, क्योंकि उस समय सिस्टम की कोशिश फॉरवर्ड में जाने की ज्यादा थी। तो फॉरवर्ड जाने के लिए जो पोटेंशियल था वो बैकवर्ड आने का पोटेंशियल, यानी कि सिस्टम के लिए ए से बी बनना ज्यादा पॉसिबल था, पर बी से ए बनना पॉसिबल नहीं था। इसलिए स्टार्टिंग में ए बड़ी फास्ट 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 बी बना रहा है, यानी कि बिगिनिंग में मेरे लिए वो रिएक्शन एक तरीके से थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल थी। परंतु जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ए घटता गया, पर अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, बी बनता गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सिस्टम की बैकवर्ड आने की कोशिश पहले से बढ़ गई थी। तो अब सिस्टम के लिए ए से बी बनाते वक्त फॉरवर्ड में जाने की ड्राइविंग फोर्स को बैकवर्ड की तरफ आने वाला अपोजिंग फोर्स सिग्निफिकेंट मिलना शुरू हो गया था। और जिस समय इक्विलिब्रियम आया, तो मैं कहूंगा उस समय सिस्टम के लिए ए से बी में कन्वर्ट होना उतना ही मुश्किल हो गया जितना बी से ए बनना मुश्किल था। मैं कहूंगा मेरी केमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पे आके थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल हो गई। और जब थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल होगी इक्विलिब्रियम पे आके, उस समय इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 हो गया। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था ना, रिएक्शन मान लो फॉरवर्ड में जा रही थी ज्यादा स्पीड के साथ। इसका मतलब फॉरवर्ड में जाते वक्त यूनिवर्स की एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया, तो अब फॉरवर्ड में जाने के वक्त यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ ही नहीं रही, और बैकवर्ड में आने में भी यूनिवर्स की एंट्रोपी नहीं बढ़ रही, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। जब तक कभी कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है, चाहे फॉरवर्ड में ज्यादा जा रही है, चाहे बैकवर्ड में ज्यादा जा रही है, जब तक कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है उस डायरेक्शन में यूनिवर्स की एंट्रोपी ज्यादा पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा और कॉमन सा एग्जाम्पल है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कमरा है, 2 कमरे ले रहा हूं, इस कमरे का तापमान है -20 डिग्री और इस कमरे का तापमान है 35 डिग्री, और आपको पता है कि अगर मैं यहां पे आइस के क्रिस्टल्स रख लूं और साथ में पानी भी रख दूं, मेरे पास आइस के टुकड़े भी हैं और पानी भी है। यदि मैंने इस मिक्सचर को, इस सिस्टम को, आइस और पानी के मिक्सचर को इस कमरे में रख दिया, तो आप ये अच्छे से समझते हो -20 डिग्री पे क्या होगा, पानी सारी की सारी बर्फ बनेगी। यानी कि अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, वाटर आइस, लेकिन टेम्परेचर -20 डिग्री, तो इसका मतलब पानी को आइस बनने में यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि उस वक्त -20 डिग्री पे पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी नहीं बन सकती है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा सिस्टम की टेंडेंसी पानी से बर्फ बनाने की बहुत ज्यादा है, पर बर्फ से पानी बनने की टेंडेंसी 0 है। टेंडेंसी का मतलब कोशिश, इच्छा। स्पीड की बातें नहीं हो रही, क्योंकि थर्मोडायनामिक स्पीड नहीं बताती। मैं कहूंगा उस समय ये रिएक्शन जब -20 डिग्री पे है ना, तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन बैकवर्ड आने की टेंडेंसी 0 है। मेरे लिए तो ये रिएक्शन ऐसी है, बन गई थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल, क्योंकि पानी को बर्फ बनने में बहुत कम समय लगेगा, फाइनाइट टाइम लगेगा। लेकिन आप ये जानते हो कि ये घटना दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। अगर बर्फ पानी बन सकती है तो पानी बर्फ बन सकता है। वैसे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, पर इस कंडीशन पे जाके सिस्टम ने क्या चुना, आइस वाटर से आइस बन जाए पर आइस से वाटर ना बन पाए। तो मैं कहूंगा ये कंडीशन पे सिर्फ एक घटना हो सकती है, और अब वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में पानी बर्फ बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी को बर्फ बनते वक्त यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता जाएगा।
यदि मैंने इसी आइस और वाटर वाले मिक्सचर को इस कमरे में रखा, तो अब आप ये जानते हो इस वक्त क्या होगा, 35 डिग्री पे यही प्रोसेस ऐसे घटनी शुरू हो जाएगी। आइस तो वाटर में कन्वर्ट होगा पर पानी आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि इस टेम्परेचर पे यूनिवर्स उस डायरेक्शन को चुन रहा है जिस डायरेक्शन में आइस पानी में कन्वर्ट होगी। यानी कि इस डायरेक्शन में यूनिवर्स की एंट्रोपी अब बढ़ रही है। यानी कि जो रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबली हो सकती है, जो रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबली हो सकती है, पर उसने एक डायरेक्शन पर्टिकुलर चुनी, या तो आइस से वाटर बनना या वाटर से आइस बनना। पर जब आपने इसी आइस और वाटर के मिक्सचर को 0 डिग्री पे रख दिया तो प्रॉब्लम ये हो गई, ना आइस का मास घट रहा है ना पानी का मास बढ़ रहा है, ना पानी का मास घट रहा है ना आइस का मास बढ़ रहा है। क्यों? 0 डिग्री पे आइस और वाटर ने जब इक्विलिब्रियम बना दिया तो जितनी कोशिश आइस की वाटर बनने की है ना, तो वाटर की भी उतनी ही कोशिश आइस बनने की है। यानी कि आइस के लिए फॉरवर्ड जाना मुश्किल हो गया क्योंकि इसके लिए अपोजिंग फोर्स बराबर की लग रही है जिस फोर्स के साथ वो खुद पानी बनाना चाहती है। और जब एक डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स ऑपोजिट साइड से बराबर की टक्कर मिलेगी, प्रोसेस तो थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल कहलाई। यानी कि जब कभी कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आती है, इक्विलिब्रियम पे आके वो प्रोसेस क्या बन जाती है? थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। ये रिएक्शन केमिकली रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन केमिकली रिवर्सिबल है, पर इस कंडीशन पे आपने उसको इरिवर्सिबल बना दिया था। इस कंडीशन पे आपने उसको इरिवर्सिबल बना दिया था क्योंकि उस समय यूनिवर्स ने अपनी एंट्रोपी को बढ़ता हुआ एक डायरेक्शन में देखा। इस केस में बर्फ से पानी बनते वक्त यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ा रही थी, इस केस में पानी से बर्फ बनते वक्त यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ा रहे, पर इस केस में यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को बढ़ा ही नहीं पा रहा क्योंकि जितनी कोशिश आइस से वाटर बनने की है उतनी ही कोशिश वाटर से आइस बनने की है। इक्विलिब्रियम आ गया, मैं कह दूंगा मेरी प्रोसेस बन गई थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। यानी कि इस प्रोसेस में डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स 0 है। और आपको यह पता है कि कोई प्रोसेस जब घटती है, जब कोई प्रोसेस इवेंट होता है और अपने आप होने वाला इवेंट स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ाता जाता है। क्योंकि जब कोई प्रोसेस किसी एक डायरेक्शन में हो रही है ना, इसका मतलब क्या है? जब कोई प्रोसेस फॉरवर्ड में हो रही है, मतलब सिस्टम को फॉरवर्ड जाते वक्त ऑपोजिट साइड की तरफ लगने वाला फोर्स नहीं मिल रहा। और अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में वो जा रही है उसको अपोजिंग साइड से कोई फोर्स नहीं मिल रही, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। पर जब कभी कोई ऐसा प्रोसेस इस समय पे आ गया जब सिस्टम फॉरवर्ड जाने के टाइम पे ऑपोजिट साइड से हिंड्रेंस फील करे और बराबर की हिंड्रेंस फील करे, तब मैं कहूंगा वो थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल हो गई। इसलिए एवरी केमिकल रिएक्शन विच इज रिवर्सिबल, केमिकल रिवर्सिबल, जिसको आप ऐसा बोलते हो, जिसको आप ऐसा पढ़ते आए हो, सिर्फ यहां का साइन लगने से उसकी रिवर्सिबिलिटी का पता लगता है। पर जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची तब तक वो थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड या तो ज्यादा है बैकवर्ड से, या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड से कम है। इसका मतलब अभी एक डायरेक्शन में सिस्टम को जो फोर्स लगा के आगे बढ़ना है, अपोजिंग साइड से लगने वाला फोर्स अभी उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा। जिस समय सिस्टम के लिए फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी और बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी मैच कर गई, बराबर हो गई, सिस्टम कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं रख पाएगा। राइट? तो मैं कहूंगा जब भी कभी इक्विलिब्रियम आता है तो सिस्टम अपनी एंट्रोपी को जो पहले बढ़ा रहा था
वो बढ़ाता 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 एक समय के बाद अपनी एंट्रोपी नहीं बढ़ा पाएगा। एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि आपने ये देखा कि डेल्टा एफ यूनिवर्स पॉजिटिव से आप इस कंक्लूजन पे गए, इसका सीधा मतलब है जब कोई प्रोसेस घट रही थी ना फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, जब कोई प्रोसेस घट रही होती है, मतलब घट रही का मतलब जब वो प्रोसेस इवेंट हो रहा होता है, तो यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को तो बढ़ा रहा है, पर सिस्टम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है। और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है? सिस्टम का जी वैल्यू घटती जा रही है। यूनिवर्स का एस बढ़ रहा है, पर सिस्टम का जी घट रहा है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया। द मोमेंट इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि प्रोसेस हो गई थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, और जब थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होता है तब इक्वालिटी आ जाती है, तब ये इक्वालिटी आ जाएगी। मतलब यूनिवर्स अपना एस बढ़ा रहा था, उसने एस अपना बढ़ाना बंद कर दिया, सिस्टम का जी घट रहा था, सिस्टम ने अपना जी घटाना बंद कर दिया। यानी कि इक्विलिब्रियम को अब हम दो तरीकों से देखेंगे, वो समय जिस समय यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को मैक्सिमम कर ले, और या फिर वो समय जिस वक्त सिस्टम अपना जी वैल्यू मिनिमम कर ले। एक सर्टेन लेवल ऑफ मिनिमम जी के बाद सिस्टम अपना जी और नहीं घटा सकता। So this is basically physical significance of delta S universe versus delta G in terms of spontaneity of the process. जब तक तो कोई घटना हो रही है तब तक तो क्या होता जाएगा, सिस्टम अपना, यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ाता जाएगा। जिस समय इक्विलिब्रियम आ गया, यूनिवर्स ने एंट्रोपी बढ़ानी बंद कर देनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको पता है सन से हीट आ रही है, सन लाइट दे रहा ना सारे सोलर सिस्टम में, सन प्लैनेट्स को प्रकाश प्रदान कर, तो सन अपनी हीट दे रहा है। और देखो कितने सालों से सन हीट दे रहा है, सन का तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा कि अर्थ जब सन से हीट ले रही है ना, तो अर्थ ने फाइनाइट टाइम में हीट अगर एब्जॉर्ब कर ली, तो मान लो अर्थ के लिए ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, पर सन हीट दई जा रहा है और उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, तो सन बन गया सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा हीट लूज करते वक्त। अब सोचो, सन ने हीट लूज की अर्थ को, और अर्थ मेरे लिए मान लो सिस्टम, तो सन बन गया मेरे लिए सराउंडिंग। अब अर्थ ने हीट एब्जॉर्ब की, और अगर अर्थ हीट एब्जॉर्ब कर रही है, अर्थ कोल्ड बॉडी होगी सन के कंपैरिजन में। और अगर अर्थ कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर कुछ मान लिया T1 है, और सन का टेम्परेचर है T2, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस फाइनाइट है ना। यानी कि सन से अर्थ की तरफ जो हीट आएगी वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस केस में मैं ये बोलूंगा डेल्टा एस फॉर अर्थ dq रिवर्सिबल बाय t का इंटीग्रेशन, और अर्थ के लिए जैसे ही ये हीट आ रही है सन की तरफ से आ रही है, तो अर्थ का टेम्परेचर मान लो बढ़ रहा है, मान लो T1 से T डैश हो रहा है, और मैंने ये बोल दिया कि अर्थ रिवर्सिबली हीट एब्जॉर्ब करे, तभी तो मैं उसका डेल्टा एस निकाल पाऊंगा। पर सराउंडिंग जो कि सन है, सन ने हीट लूज की, और सराउंडिंग के लिए जब भी हीट का लॉस होगा वो रिवर्सिबल मैनर से होगा, और सन वैसे भी हीट लूज करते वक्त अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करना। तो मैं बोलूंगा सन के लिए डेल्टा एस बन गया क्यू लॉस्ट, कुछ इसने हीट लूज की, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सन। अब अगर मैं दोनों का ऐड कर दूं, डेल्टा एस फॉर सन प्लस डेल्टा एस फॉर अर्थ, तो मुझे एक बात बताओ, सन का टेम्परेचर ज्यादा है तो सन के लिए एंट्रोपी लॉस कम होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एंट्रोपी कम चेंज होगी। पर क्योंकि नेगेटिव चेंज है, यानी कि इसकी एंट्रोपी घट रही है, पर स्लोली मतलब कम घटी है, पर कोल्ड बॉडी अर्थ हाई टेम्परेचर पे है,
तो इसके लिए ये एंट्रोपी का चेंज ज्यादा पॉजिटिव हुआ। और अगर इसके लिए एंट्रोपी का पॉजिटिव चेंज ज्यादा है क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे है, और इसके लिए टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा है, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज कम नेगेटिव हुआ। दिस इज लेस नेगेटिव बट इट इज मोर पॉजिटिव। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इस प्रोसेस में पॉजिटिव आई, यानी कि सन का अर्थ को हीट देना पॉसिबल है। थर्मोडायनामिकली ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जिस समय दुनिया में इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो हो गया, अगर इन दोनों का टेम्परेचर टेंडिंग टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम है। तो उस वक्त होगा क्या, मैं कहूंगा प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग टू बिहेव लाइक थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। और आपको पता है कि इरिवर्सिबल जब बन गई, उस वक्त ये टोटल, ये जो सम है डेल्टा यूनिवर्स, ये जीरो बनने की कोशिश करेगा। क्योंकि रिवर्सिबल, थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल का मतलब दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस में अब मामूली सा चेंज है। उस समय के बाद सन से अर्थ को हीट मिलनी बंद हो जाएगी, लाइट मिलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब ये इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया, और जब इक्विलिब्रियम ही आ गया, टेम्परेचर टेंडिंग टू जीरो है, तो अब सन से सराउंडिंग को, सन से अर्थ को हीट करने में पता नहीं कितना जमाना, साल, सदियां लग जाए। प्रैक्टिकली अर्थ के लिए सन है ही नहीं। अब मैं कहूंगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया, प्रोसेस रिवर्सिबल बन गई उस समय। एंड दैट डे विल बी लाइक डेथ ऑफ सन एंड अर्थ सिस्टम। तो पूरा यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी को बढ़ाता जा रहा है, पर अभी तक सन ने अर्थ को हीट करी जा रहा है ना कितने सालों से, यानी कि इस प्रोसेस में यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ाता जा रहा है। हमें नहीं पता कि वो दिन कब आएगा जिस दिन सन अर्थ को हीट देना बंद भी कर दे। आपको भी मालूम है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। कभी तो ऐसा होगा ना कि अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता बढ़ता सन के बराबर हो जाए, क्या पता, पॉसिबली ट्रू। उस केस में मैं कह दूंगा उस दिन सन अर्थ को हीट देना ही बंद कर देगा। और सोचो कि अर्थ का टेम्परेचर सन जितना हो गया, आप और हमारी हालत या लोगों की हालत, इस धरती पे रहने वाले प्राणियों की हालत क्या होगी। सो सेकेंड लॉ ऑफ यूनिवर्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है हर घटना का कभी ना कभी अंत है। पर वो अंत कब आएगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग के पैरामीटर्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि उनके प्रेशर डिफरेंसेस, उनके टेम्परेचर डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि प्रोसेस विल बी थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल, प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ गई। इसका मतलब ये है, जब मैंने आइस को हाथ में रखा था और आइस पिघल रही थी, तो आइस क्या कर रही थी, आइस से जब पानी बना, आइस से जब पानी बना, तो उस डायरेक्शन में सिस्टम, यूनिवर्स अपनी एंट्रोपी बढ़ा रहा था, और ये पूरा सिस्टम आइस अपना जी घटा रहा था। लेकिन घटाते 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 कभी तो ये प्रोसेस होनी बंद होगी। वो कह रहा तब होगी जब इक्विलिब्रियम आएगा। कभी तो आइस का सारा मास जीरो होने से बचेगा। कब होगा ऐसा, जब यहां इक्विलिब्रियम लाओगे, 0 डिग्री पे लाओगे, मेल्टिंग पॉइंट पे लाओगे। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे आके अगर आपने आइस 20 ग्राम रखी थी स्टार्टिंग में जीरो टाइम पे, अगर वो घट के 10 ग्राम तक रह भी गई, तो पर 10 से 0 नहीं बनेगी। उस समय मैं कहूंगा कि मेरा सिस्टम थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल बन गया। मेरे सिस्टम में आइस जब वाटर की तरफ बनने की कोशिश करते हैं ना, वाटर फटाफट आइस को दोबारा से बना देता है ताकि आइस घट ही ना पाए। अगर वाटर आइस बनाने की कोशिश करेगा ना, आइस भी उसी कोशिश के साथ, उसी टेंडेंसी के साथ मेल्ट कर जाएगी ताकि वाटर अपना अमाउंट घटा ना पाए। इनका कंपटीशन चलेगा। तो मान लो ये पंजे का आगे जाना और ये पंजे का पीछे जाना, जब ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो हो गया, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमने पढ़ा था, उसको थर्मोडायनामिक्स कैसे एक्सप्लेन करता है। कह रहा है जिस केमिकल इक्विलिब्रियम को आप पढ़ रहे हो ना, वो उस समय रिएक्शन, ये प्रोसेस थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल हो गई।
उस समय यूनिवर्स ने अपनी एंट्रोपी बढ़ानी बंद कर दी थी, और जिस समय यूनिवर्स ने अपनी एंट्रोपी बढ़ानी बंद कर दी उस समय इस सिस्टम ने अपना जी घटाना बंद कर दिया था। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या फिर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये वो घटना है जिस समय पे, वो इंस्टेंट है जिस समय जी अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा और एस यूनिवर्स का अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो अब मैं फिर से आपको अनम्यूट करके आपके कुछ डाउट्स लूंगा। जयदीप पालवे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आइस और वाटर -20 डिग्री सेल्सियस पे केमिकल इक्विलिब्रियम पे है या नहीं? नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम वर्ड कब आता? जब हम ये कहते कि आइस के मेल्ट होने की स्पीड और वाटर के फ्रीज होने की स्पीड बराबर हो। हाँ। पर -20 पे तो ऐसा नहीं होता। हाँ। ठीक है, मतलब वो केमिकली रिवर्सिबल है या नहीं वो प्रोसेस? फिर केमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है पर वो अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आई। उस समय वो मेरे लिए थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। हाँ, लेकिन केमिकली रिवर्सिबल। केमिकली रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जो फॉरवर्ड बैकवर्ड में दोनों किसी कंडीशन में पॉसिबल हो। हाँ। और हमें पता है कि 0 डिग्री पे वो पॉसिबल है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। आर्यन। यस सर, इक्विलिब्रियम पे होना और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे होना बात एक ही है सर। बात एक ही है, पर बस ये है जब हम वैसे हम ये कहेंगे हाँ ये बात एक ही है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे होना, ये इक्विलिब्रियम वन एंड द सेम थिंग। सर तो उस इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय आप बोले थे केपी और केसी हैज नो यूनिट्स, ट्रू, और उसमें बताया था कि बाय डिफॉल्ट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम से भी बोल सकते थे ट्रू। हाँ तब हम बोल सकते थे, लेकिन तब मैंने थर्मोडायनामिक्स की कोई टर्म यूज नहीं करना चाहता था वहां। सर तो उस समय एक्टिव मास वगैरह पढ़ाए थे, वो सब अभी नहीं आएगा सर इसमें? अब आएगा ना, बिल्कुल डेल्टा जी लेके आएगा सब कुछ। अच्छा, ओके सर। डेल्टा जी ये सारी चीजें बताएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। केशव अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला कि सन और अर्थ का जब सेम हो जाएगा टेम्परेचर तब क्या बोलते हैं वो हीट देना बंद कर देगा, राइट? हीट देना बंद कर देगा, ये यूं बोलूं सन से हीट आने के लिए उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि अर्थ की तरफ से अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सर अगर हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते, अगर थ्योरेटिकली हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते मतलब इसका, तो हम लोग पता लगा सकते कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ऐसा पॉसिबल है ना। हम बस ये क्योंकि कहीं भी यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में कभी भी हमने कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी भी टाइम के साथ नहीं किया। हाँ सर, क्योंकि टाइम रिलेटेड स्टडी नहीं है ये। हमने शुरू से क्या बोला, हम स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की बात करते हैं। हम ये बताते सिस्टम इस वक्त इस स्टेट में है, सिस्टम बाद में इस स्टेट में है। हमने ये कहा ही नहीं कि उसको ए स्टेट से बी स्टेट में जाने में वक्त कितना लगेगा। जी सर। तो आर यू कंसर्न्ड कि हम किसी तरीके से ये पता लगा पाए कि टाइम कैसे पता चले? I was not concerned. I just thought कि possible But है I कि thought नहीं है। if you are concerned कि like there should be some signs which should predict that event will take place in how much time. Yes. Then nothing to disappoint. That is the second branch of chemistry, chemical kinetics, जो आप 12th में पढ़ोगे. Okay sir. Thank you sir. But of course that chemistry is at least capable to give you the answer. Given process will take place in how much time. Given process will finish in how much time. पर हम वो थ्योरी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि जो ये बता सके कि when we will die. Okay sir. हर्ष गुप्ता। सर अगर कोई प्रोसेस केमिकली रिवर्सिबल है तो वो थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल होगी? बिल्कुल, जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी। केमिकली रिवर्सिबल का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है तो प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है। ठीक है,
अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। ये एक प्रोसेस केमिकली रिवर्सिबल है, लेकिन क्या उसके फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी और बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी सेम है? ऐसा तभी हो पाएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, रितिशा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर बेसिकली जितना आपने अभी तक पढ़ाया उसमें मतलब 3 पॉइंट्स बहुत ही मेन है, जैसे कि अगर डेल्टा जी सिस्टम का नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पे। तो सर जब ये इक्विलिब्रियम पे है, केमिकली इक्विलिब्रियम, तो क्या ऐसा हो सकता है कि थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल हो जाए? हाँ, जब तुम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देती। जब हम ली चैटलर प्रिंसिपल कर रहे थे, हम कह रहे थे कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, उसको तुमने सपोज करो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो फिर से वो नया इक्विलिब्रियम लाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर गई या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि फॉरवर्ड में जाने के लिए अब उसको यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ाने का मौका और मिल गया। यस सर। फिर से वो अपनी एंट्रोपी यूनिवर्स अपने बढ़ाता जाएगा। जब वापस नया इक्विलिब्रियम आएगा, यूनिवर्स एंट्रोपी बढ़ाना फिर से बंद कर देगा। अब मैं इसी को ये बोल दूंगा, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, रितिशा ने वॉल्यूम चेंज कर दिया और नया इक्विलिब्रियम आने तक रिएक्शन ने बैकवर्ड जाने का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका जी घट सकता था। यस सर। लेकिन वो बैकवर्ड रिएक्शन में जाती गई चलती गई, अपना जी घटाती गई, पर वो ऐसे घट रहा था जी, पहले बहुत ज्यादा घटा, फिर थोड़ा घटा, फिर थोड़ा घटा, एक टाइम पे घटना बंद हो गया। जिस टाइम पे घटना बंद हो गया, नया इक्विलिब्रियम आ चुका था। ओके सर। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। गुड क्वेश्चन। सचिन कुमार। यस सर, वो पूछ रहा था कि डेल्टा एस अगर सर बढ़ रहा है और डेल्टा जी घट रहा है, उसके मतलब कि पर तो ये सर बताओ डेल्टा एस किसका बढ़ रहा है? सर आप बताए ना कि डेल्टा एस अगर बढ़ेगा तो डेल्टा जी जो घटेगा। ठीक है, पर मैंने ये भी तो बताया डेल्टा एस किसका बढ़ रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, बस क्रॉस कंफर्म कर रहा हूं कि आप सही से समझे हो। डेल्टा एस बढ़ रहा है पर किसका? सर डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग का तो सिस्टम सर वो नहीं, पहले मुझे ये क्लियर कर, मुझे इस चीज की ज्यादा चिंता है। डेल्टा एस बढ़ रहा है, ये बात सही है, पर किसका? यूनिवर्स का। यस सर, वो यूनिवर्स का है। तो सर डेल्टा एस यूनिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा जी सिस्टम हो सकता है। बिल्कुल ठीक, यही है। ये देखो, एक बात देखो ना, जब मैं ये डेरिवेशन करा रहा था, ये सब लोग आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो इस बच्चे का आंसर। जब हमने लिखा था ना डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला स्टेप इस डेरिवेशन का, तब मैंने इसे इक्वेशन को ऐसे लिख दिया था, डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये डेल्टा एस यूनिवर्स था। यस सर। ठीक है? तो फिर जब मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया टी डेल्टा एस यूनिवर्स, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम लेस देन इक्वल टू 0। और इसको मैंने बोल दिया दिस इज डेल्टा जी फॉर द सिस्टम। तो बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं जो आपने अभी बोला। जब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव आता है। जितना डेल्टा एस पॉजिटिव है, माइनस साइन लगने से डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव है। ठीक है? जब आपने ये कह दिया कि डेल्टा जी
डेल्टा जी सिस्टम इज माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। तो अब मैं कह सकता हूं जिस प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव चेंज होगा, डेल्टा जी उस वक्त सिस्टम के लिए मोर नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, एंड थैंक यू सर। हाँ, एंड यूनिवर्स will try to increase its entropy as until it achieves equilibrium at that time entropy of universe becomes maximum, so that further increase in entropy of universe, further change in entropy of universe is zero, and at that time delta G system is most negative, means delta G system becomes zero, means G of the system stops decreasing further. So G of the system attains lowest value at equilibrium. तो जब तक कोई प्रोसेस थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तब तक यूनिवर्स उस डायरेक्शन में अपनी एंट्रोपी को बढ़ा रहा होता है। और यूनिवर्स जिस समय अपनी एंट्रोपी को बढ़ा रहा है, डेल्टा एस यूनिवर्स सिस्टम यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी उस वक्त सिस्टम के लिए नेगेटिव है। उस वक्त सिस्टम अपने जी को घटा रहा होता है, और जिस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस समय यूनिवर्स अपना एस मैक्सिमाइज कर लेगा, यानी कि जी अपने आप को सिस्टम का मिनिमम बना चुका है। तब मैं कहूंगा कि मेरी प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ गई, यानी कि अब ये थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल होगी। सौम्या जैन। सर डेल्टा जी घट रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पॉन्टेनिटी घट रही है? स्पॉन्टेनिटी नहीं घट रही, उसका एनर्जी घट रहा है। कौन सा एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी। सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी घट रहा है। तो सर ये पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं। क्या डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो फिर डेल्टा जी भी फिर पॉजिटिव नहीं हो सकता। सागर केएम। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हर कोई ऑब्जेक्ट किसी ना किसी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे तो रहता ही है। जैसे कि वाटर 35 डिग्री सेल्सियस पे वो भी एक इक्विलिब्रियम पे ही था। तो ऐसे में वाटर 35 डिग्री पे कहाँ इक्विलिब्रियम है? मतलब जो वाटर सिर्फ, मतलब जैसे हम लोग वाटर को सिर्फ 35 डिग्री पे सेल्सियस पे रखेंगे तो वो वाटर ही इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा, नहीं है ना आइस उस वक्त। बनेगा। आइस तो नहीं बन गया ना? यस सर। आइस तो जीरो है ना उस समय। यस सर। तो उस वक्त तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि वो इक्विलिब्रियम पे है। यस सर। अगर आप -20 डिग्री पे बोल रहे हो, सिर्फ आइस है। देखो, अगर आप ये कहो ना कि आपने एक कंटेनर में आइस भी ली हुई है, पानी भी लिया हुआ है, जब तक कोई सब्सटेंस पूरा खत्म हो सकता है, लाइक आइस पूरी मेल्ट हो सकती है, या फिर सारा पानी फ्रीज होके आइस बन सकता है, जब तक एक चीज, ईदर आइस और वाटर, कोई चीज पूरी खत्म हो सकती है,
तो अभी तक वो आपके लिए थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब हम ये कहते हैं ना कोई रिएक्शन से A प्लस बी से C और D बना, ये मेरे लिए थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि CD से AB नहीं बन सकता। अगर बर्तन के अंदर मैंने AB रखा ना, तो कोई ना कोई समय आएगा जब AB 0 हो जाएगा। जैसे यहां बर्फ कभी खत्म हो जाएगी या पानी कभी खत्म हो जाएगा, AB भी कभी ना कभी खत्म होगा। इसलिए ये मेरे लिए थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सर जैसे मान लीजिए कि बर्फ पूरा खत्म हो गया और पूरा वाटर बन गया, तो फिर उस टाइम पे भी इक्विलिब्रियम आएगा? यस सर। अभी तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं। आप बस ये कह सकते हो कि पानी शुरुआत में ठंडा होगा, पानी जब ठंडा होगा सराउंडिंग के साथ वो अपना टेम्परेचर बराबर कर लेगा, तो तब पानी का सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो उस टाइम डेल्टा एस यूनिवर्स 0 हो जाएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स 0 का मतलब क्या हो गया? अब पानी ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करनी बंद कर दी, क्योंकि जब आपने बर्फ से पानी बनाया ना, बर्फ से पानी बनाया, पानी ठंडा था, पानी का टेम्परेचर बाहर की सराउंडिंग से कम था, तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये घटना घटनी बंद हो जाएगी। कौन सी घटना? हीट का फ्लो इससे इसकी तरफ आना बंद हो जाएगा। कब? जब ये भी अपना टेम्परेचर इसके बराबर कर ले। और खुद देखो, जब सिस्टम ने अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर कर लिया, तो ये प्रोसेस तो थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल हो गई। यस सर। तब ये इक्विलिब्रियम आ गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। यस सर। ठीक है। यस सर। आयुष निरंजन सिंह। सर हेलो सर, आप कहे थे कि इक्विलिब्रियम पे जब आता है तो डेल्टा एस यूनिवर्स 0 हो जाता है, लेकिन ग्राफ में तो वो मैक्सिमम पे दिखा रहा है। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या एस है? नो। फिर नो एस अब मैक्सिमम हो गया सर, समझ नहीं रहा हूँ आप। होने के बाद यस सर, समझ आ गया? डेल्टा एस जब नो सर। एक बात बताओ, ये ग्राफ ऐसा हो गया, क्या यहां से यहां एस बदला था? यस सर। यहां से यहां एस बदला? यस। यहां से यहां एस बदला? नो सर, डेल्टा एस 0। उस वक्त एस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ चुके हैं। यस, यही तो कह रहा हूं सर। जब दोनों अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स बराबर है, तो फिर एंट्रोपी क्यों नहीं बढ़ रहा है वहां? यूनिवर्स, उसके लिए कंडीशन ही है, डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। मतलब क्या? उस वक्त थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल का मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब उस घटना के घटने में यूनिवर्स को कोई फायदा नहीं दिख रहा। उस इवेंट के घटने में अपोजिंग फोर्स इनफाइनाइट है कि वो कुछ हो ही नहीं सकता उस समय। ठीक है? यस। केशव अग्रवाल। केशव अग्रवाल। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में कुछ पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सुनेंगे। अभी मैं कोई फालतू के क्वेश्चन हर शुक्ला एंटरटेन नहीं कर सकता। टेस्ट के लिए टिप्स दे दो, कोई टिप्स नहीं मेरे पास, कोई मैजिक नहीं करवाने वाला मैं। नाउ नेक्स्ट 15 मिनट्स में अब हम वो करेंगे जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले नयन ने सवाल पूछा था। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यदि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है
और उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर किसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू? सिस्टम के लिए। कौन सा सिस्टम? ओपन या क्लोज सिस्टम। तो अब कोई हमसे पूछे क्या कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एनर्जी रिलीज हो, सिस्टम स्टेबल हो, क्या ऐसी प्रोसेस में जब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा तो क्या ऐसी घटना घट सकती है? और अगर नहीं घट सकती तो क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से वो घटना घटित हो सकती है या टेम्परेचर को घटाने से वो प्रोसेस हो सकती है? हमें ये प्रिडिक्ट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं, मान लो मैंने कार्बन लिया सॉलिड और मैंने इसे ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में बर्न किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। और जब भी कभी किसी चीज को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जलाते हो, गर्म करते हो, दिस प्रोसेस इज बर्निंग ऑफ कार्बन विच इज एक्सोथर्मिक। यानी कि इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी, सिस्टम स्टेबल होगा। और आप ये जानते हो कि अगर यहां डेल्टा एच नेगेटिव है लेकिन हाफ मोल गैस से 1 मोल गैस बन रहा है, तो हाफ से 1 मोल गैस बनते वक्त एंट्रोपी भी बढ़ रही है सिस्टम की। एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। कौन से सिस्टम का? मेरे रिएक्शन मिक्सचर का। और मेरा रिएक्शन मिक्सचर कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि यूनिवर्स नहीं है, वो एक ओपन या क्लोज सिस्टम है कोई। तो अब मैं ओपन क्लोज सिस्टम, अपने वास्तविक असली वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं, जिसको मैं देख पा रहा हूं, जिसके ऊपर मेरा ध्यान है। मेरा ध्यान यूनिवर्स में नहीं है। अब अगर एक बर्तन में मैंने कार्बन डाल के उसको एयर की प्रेजेंस में आग लगा दी, वो बर्तन मेरा सिस्टम। उसके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है क्योंकि आधे मोल से 1 मोल गैस बन रही है। तो सिस्टम को स्टेबिलिटी भी मिल रही है क्योंकि वो एनर्जी लूज कर रहा है, पर सिस्टम को एंट्रोपी भी बढ़ रही है, रैंडमनेस भी मिल रही है, सिस्टम अपने आप को अनऑर्गेनाइज भी कर रहा है। तो ऐसे केस में कोई कह दे क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो कैसे चेक करना है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और यहां साइन पुट करो, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव, माइनस प्लस इज माइनस। तो आपको पता है कि जब दोनों टर्म नेगेटिव होंगी साइन नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब यहां का टेम्परेचर आप कुछ भी कर दो, टेम्परेचर केल्विन में है तो टेम्परेचर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव है। तो कोई ऐसी प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक है और जिस प्रोसेस में एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही होती है, ऐसी प्रोसेस के लिए हर बार डेल्टा जी नेगेटिव है, चाहे टेम्परेचर 0 केल्विन ही क्यों ना कर दो। सोचो टी को 0 केल्विन कर दे, ये टर्म खत्म, अकेला डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, का मतलब वो प्रोसेस तो 0 केल्विन पे भी पॉसिबल है। सो ऐसी प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक होती हैं और जिनमें एंट्रोपी चेंज बढ़ता है, सिस्टम की एंट्रोपी भी बढ़े, सिस्टम को फायदा हो रहा है, वो फ्रीडम भी बना रहा है, सिस्टम फ्रीडम भी गेन करे, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़े, तो ऐसी प्रोसेस को तो ना होने के लिए कोई कारण ही नहीं है। सो सच प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। यदि किसी केस में सिस्टम को मैं कुछ ऐसी एग्जांपल भी दे दूं जिस प्रोसेस में सपोज मीथेन का कंबशन, again it is combustion, burning of methane, something when burnt in presence of air is combustion which is exothermic। एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी, डेल्टा एच इज नेगेटिव, बट डेल्टा एस 1 और ये 2, 3 मोल गैस से 1 मोल गैस बन गई, एंट्रोपी तो घट गई। मोर ओवर गैस से लिक्विड बन गया, एंट्रोपी तो घट गई, एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव है। यानी कि मीथेन को CO2 बनाने में ये डर लग रहा है कि उसकी फ्रीडम घट जाएगी। ये सिस्टम मोर अनऑर्गेनाइज है। अब ये लेस
अनऑर्गेनाइज है, मोर ऑर्गेनाइज हो गया। तो ऐसे केस में डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा से देखूं तो आप ये देख सकते हो कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये नंबर आ गया पॉजिटिव। अब डेल्टा जी का साइन कुछ भी हो सकता है, पर आपके या मेरे हाथ में सिर्फ टी कंट्रोल करना। कोई ये कह दे कि इस प्रोसेस को आगे करवाना चाहते हम चाहते हैं कि मीथेन जले, तो फिर मैं कहूंगा इस नंबर को छोटा कर दो ताकि डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव ना हो पाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को घटाऊंगा, ताकि टेम्परेचर को घटाने से ये पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड छोटा होता जाए, ताकि नेगेटिव नंबर बड़ा होकर डेल्टा जी का साइन नेगेटिव कर दे, क्योंकि तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कि ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो, उसको होने के लिए टेम्परेचर का घटना जरूरी है। यानी कि ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, delta G will be less than 0, so such reaction can happen only by decreasing the temperature. क्योंकि गलती से भी आपने इसमें अगर मीथेन और ऑक्सीजन को गर्म करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये पॉजिटिव नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मीथेन का कंबशन होना बंद हो जाएगा। तो हमने ये दोनों केस में देखा कि यहां पर तो टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं, पर यहां टेम्परेचर का रोल था, क्योंकि एक चीज में सिस्टम को फायदा था स्टेबिलिटी में, पर उसकी कीमत क्या थी, अपनी फ्रीडम घटाना। और अगर वो अपनी फ्रीडम घटाएगा तो स्टेबल बनेगा, और फ्रीडम घटाने के लिए टेम्परेचर को लो करो ताकि टी डेल्टा एच टर्म डोमिनेट ना हो पाए। इसी तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछे और ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके जेई मेंस और एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मुझे डर है कि आप सिर्फ कल के टेस्ट के लिए इस इंपॉर्टेंट पार्ट को ध्यान से ना सुने तो आपके आई डोंट नो कि क्या होगा। अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब लाइक आइस मेल्ट कर गई, आइस हाथ में पड़े पड़े मेल्ट हो रही है, और आइस की मेल्टिंग कब होगी, जब वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि वो अपने आप को अनस्टेबल कर रहा है, किस लालच में, ताकि मैं मोर फ्रीडम ले सकूं, लिक्विड बन सकूं सॉलिड से, मेरे में एंट्रोपी का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आइस को ये लालच है, इसलिए हीट एब्जॉर्ब कर रही है। और आपको पता कि आइस को अगर लिक्विड बनाना है तो आइस को और गर्म करो और टेम्परेचर राइज करो आइस। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी से अगर मैं देखूं, बिकॉज दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, पर एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। अब आप देखो ये पॉजिटिव नंबर, दिस इज नेगेटिव नंबर। अब अगर इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है, यानी कि आइस को मेल्ट करवाना है आपने, तो टेम्परेचर को बढ़ाओ ताकि नेगेटिव नंबर जी पे, क्योंकि अल्टीमेटली डेल्टा जी का नेगेटिव होने पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, delta G becomes more and more negative, and such reaction will be spontaneous at high temperature. पर अगर किसी प्रोसेस में एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव है पर एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव हो, सपोज, मतलब एक तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करो, खुद को अनस्टेबल बनाओ, एक तो बदले में फ्रीडम भी घटा लो अपनी, तो ऐसे प्रोसेस तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी देखूं, तो डेल्टा एच पॉजिटिव,
डेल्टा एस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा ही पॉजिटिव है। आप चाहे टेम्परेचर को बढ़ाओ घटाओ, डेल्टा जी पॉजिटिव है। सच रिएक्शन कैन नेवर हैपन इन द यूनिवर्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, सच प्रोसेस विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। With this, I will end about this lecture. And this was the most important topic for today's class. So thank you so much and have a nice day.